अस्सलाम वालेकुम। आज कोई नहीं लोग आ रहे क्लास लेने। अच्छा जी, अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई मसला हो? आज बहुत ही कम लोग आए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम। वो फिर वीडियो देख लेंगे। कोशिश किया करें आप लोग टाइम पर आ जाया करें और सब लोग आया करें, ठीक है? क्योंकि जो क्लास में आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में वीडियो में नहीं आप पढ़ सकते, ठीक है? तो ADO.net ADO.net एक्सेसिंग द डेटाबेस। तो ADO.net होता क्या है? ये हमने डायग्राम देखी थी काफी अर्से पहले, स्टार्ट में बिल्कुल जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो ये डायग्राम हमने देखी थी कि विजुअल स्टूडियो .NET में या .NET फ्रेमवर्क में क्या चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे नीचे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम था, फिर बेस क्लास लाइब्रेरी थी, फिर बीच में ये आता था ADO.NET डाटा एंड XML। तो ये यहाँ पे ये लेयर लाया करती है, ठीक है? इसके ऊपर ASP.NET होती है, वेब फॉर्म्स होते हैं, वेब सर्विसेज होती हैं और विंडोज फॉर्म्स होते हैं। विंडोज फॉर्म्स हमने क्रिएट करके देख लिए हैं। वेब फॉर्म्स, ASP.NET, वेब सर्विसेज ये हम देखेंगे, ठीक है? तो इसके बिल्कुल नीचे होती है ये ADO.NET। ADO की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट, लेकिन फुल फॉर्म अगर इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। तो ये किस लिए होती है? ये ऐसी क्लासेस हैं .NET फ्रेमवर्क में जो हमें डेटाबेस से एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? डिजाइन फॉर हाईली इफिशिएंट डाटा एक्सेस, सपोर्ट फॉर XML एंड डिस्कनेक्टेड रिकॉर्ड सेट्स। इसमें XML की भी सपोर्ट है और डिस्कनेक्टेड रिकॉर्ड सेट्स की भी सपोर्ट है। डिस्कनेक्टेड रिकॉर्ड सेट्स क्या हैं ये हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं। सबसे पहली जो चीज आती है इसमें वो आती है डाटा प्रोवाइडर्स। .NET डाटा प्रोवाइडर्स कुछ क्लासेस हैं, जैसे कनेक्शन की क्लास है। पहले हम कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस से, इसमें कनेक्शन की डिटेल्स वगैरह बताते हैं कि डेटाबेस कहाँ, डेटाबेस का नेम क्या है, वो कहाँ पे है, उसका आईपी वगैरह जो भी है। अगर नेटवर्क में कहीं और है तो उसका आईपी वगैरह, अगर नेटवर्क में नहीं है आपके लोकल सिस्टम है तो लोकल होगा। कमांड फिर बनाते हैं हम कि कमांड क्या है,
रन करनी। फिर उसके बाद डेटाबेस से जो चीज़ रिट्रीव होती है वो दो किस्म की चीज़ें हैं, एक है डाटा रीडर और दूसरा है डाटा एडाप्टर। डाटा रीडर में रोज होती हैं, स्ट्रीम ऑफ डाटा होता है, ये समझ लें, ठीक है। और ये कनेक्टेड होता है डाटाबेस से, यानी कि डाटाबेस से एक एक रो लाकर आपको दिखा रहा होगा ये, ठीक है। जबकि डाटा एडाप्टर क्या करता है, ये एक डाटा सेट की फॉर्म में डाटा को रिट्रीव करता है, सारा डाटा डाटा सेट में रख लेता है और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है डाटाबेस से, ठीक है। और जो भी आप कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट डिलीट करना चाहते हैं, वो सब आप डाटा सेट में करते हैं। और डाटा सेट में ये सब चेंजेस करने के बाद आप उसको डाटा अडाप्टर के थ्रू डाटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी अल्टरेशन डाटा में की है हमने डिस्कनेक्टेड मोड में की है, ठीक है। ये होते हैं डिस्कनेक्टेड रिकॉर्ड सेट्स, कि डिस्कनेक्ट होकर डाटा सेट में सारा रिकॉर्ड्स पड़े हैं, सारा टेबल के रिकॉर्ड्स या जितने भी आपने रिट्रीव किए हैं, तो वो सब में आपने चेंजेस किए डिस्कनेक्टेड मोड में, और फिर उसके बाद एक ही टाइम में आपने सारे डाटा को सेव कर दिया। एक रिकॉर्ड में चेंज है या 10 में, जितने भी रिकॉर्ड में चेंजेस हैं वो वन टाइम में डाटाबेस में चले जाएंगे। डॉट नेट के डाटा प्रोवाइडर हैं कुछ, एसक्यूएल का डाटा प्रोवाइडर है एसक्यूएल डॉट नेट, फिर OLEDB एक होती है, ठीक है, उसका भी डाटा प्रोवाइडर अलग से है। ODBC पुरानी डाटाबेसेस हैं जो, उनका डाटा प्रोवाइडर अलग से है, ठीक है। एसक्यूएल डॉट नेट का डाटा प्रोवाइडर डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होता है। OLEDB.net का डाटा प्रोवाइडर OLEDB प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, और इसी तरह ODBC का भी ODBC ड्राइवर से कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाटाबेस से कनेक्ट होते हैं। वैसे मेन हमारे लिए एसक्यूएल का ही है जो हमने याद रखना है यहाँ पे। ODBC पुरानी डेटाबेसेस कुछ होती थी, वो उस तरह की डेटाबेसेस के लिए है। फिर OLEDB हमारी एक्सेस और एक्सेल की फाइल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ओरेकल डाटा प्रोवाइडर ओरेकल की डेटाबेस, और एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस है। सर हम ओरेकल क्यों नहीं यूज करेंगे बेसिकली एसक्यूएल की जगह? ओरेकल तो ज्यादा एक बिग फील्ड है मेरे ख्याल से, काफी नहीं, ज्यादा बड़ी होती है एसक्यूएल की बनस्पत। इसीलिए हम वो यूज नहीं करेंगे, सबसे बड़ी मेन बात यही है कि हम इसीलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी है। ओरेकल के बहुत लेकिन सारे सर इसको हम ड्रॉबैक्स यूज हैं। करें, जी जी। सर अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें बेनिफिट ही होगा क्योंकि हम एक बड़ी डेटाबेस पे काम करना सीख जाएंगे। एसक्यूएल तो एक छोटे लेवल की डेटाबेस है बेसिकली। नहीं, और एसक्यूएल ज्यादा प्रोफेशनली यूज होती है, अगर आपको ये पता हो। एसक्यूएल ही, ओरेकल तो यूज ही बहुत कम जगहों पे होती है, बहुत ही हाईली स्पेसिफिक किस्म की कोई आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो तब आप यूज करते हैं ओरेकल। ओरेकल बहुत हैवी है, आप उसको वैसे अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम से। उसमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत हैवी चीज है वो, उसको हमें हैवी चीज को सिर्फ तभी हाथ लगाना है जब हमें उसकी जरूरत है, ठीक है। ठीक है सर। और वैसे भी जो डॉट नेट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, और माइक्रोसॉफ्ट की बेस्ट जो इंटरेक्शन है वो एसक्यूएल सर्वर के साथ ही करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक ठीक है। है तो सर। ज्यादा यूज भी यही होता है, डॉट नेट के साथ स्पेशली यही यूज होता है। अच्छा, ये कुछ क्लासेस हैं डाटा प्रोवाइडर्स में भी हमने देखा था कि पहले कनेक्शन होता है एसक्यूएल कनेक्शन, फिर कमांड बनाते हैं एसक्यूएल कमांड, फिर डाटा रिट्रीव होता है एसक्यूएल डाटा रीडर में या एसक्यूएल डाटा अडाप्टर में, ठीक है। अडाप्टर में आएगा तो वो डाटा सेट में रिकॉर्ड्स को लाकर रख देगा, ठीक है। फिर सारे चेंजेस डाटा सेट में हम करते हैं डिस्कनेक्टेड मोड में। सर एक चीज पूछनी है। जी। सर बैक पिछले स्लाइड करें वापस। सर जो रीडर होगा बेसिकली ये एक एक रोज को पिक करेगा और जो अडाप्टर है ये होल टेबल को पिक कर लेगा, रोज एंड कॉलम्स को। आप ये कह सकते हैं, आप रीडर से जब रीड करते हैं रोज, हम देखेंगे तो एक लूप लगा के हम वन बाय वन डाटा गेट करते हैं, ठीक है, रो बाय रो। बिल्कुल सर ऐसे ही है। एडाप्टर क्या करता है, ये पूरा डाटा सेट आपको फिल करके दे देता है। फिल टेबल का एक क्रिएट मेथड होता है, मतलब होल टेबल ले आता है। हाँ जी, पूरा टेबल ले आएगा। आप उसमें सिलेक्ट की कमांड लिखते हैं ना, पूरा जी टेबल बिल्कुल भी वो ला कर सकता है, और आप सिलेक्ट में अगर लिखते हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, तो सिर्फ वो भी ले आएगा, ठीक है। जी सर ये बात है ठीक है। लेकिन नॉर्मली इसको ग्रिड व्यू के साथ यूज किया जाता है, और उसमें फिर पूरा टेबल ही आपको चाहिए होता है यूजली। लेकिन ला सकते हैं, पॉसिबल है, आप कम डाटा भी ला सकते हैं, ठीक है। पहले कनेक्शन बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें डेटाबेस का नाम लिखते हैं, और इसके अलावा आईपी लिखते हैं। अगर आपका डेटाबेस किसी और मशीन पे पड़ा है, नेटवर्क में लैन में किसी और मशीन पे पड़ा है, उसका आईपी लिखेंगे। इसके अलावा हम यूजर नेम पासवर्ड भी लिख सकते हैं। अगर हमारी एसक्यूएल सर्वर में
एसक्यूएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। ये एसक्यूएल सर्वर खुला हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में विंडोज ऑथेंटिकेशन मैंने सेलेक्ट की थी। अगर आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो ये वाले यूजर नेम पासवर्ड भी आप लिख सकते हैं अगर एसक्यूएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है आपकी। इसके लिए पहले यूजर बनाने पड़ते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करें और फिर यूजर बनाएं, तब आप ये कर सकते हैं। अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड बाय कमांड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आगे कमांड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। कमांड क्या होता है? कमांड ऑब्जेक्ट सेंड्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू डेटाबेस, ठीक है। कोई भी क्यूरीज या कोई भी स्टेटमेंट आपने रन करनी है तो वो डेटाबेस में कैसे रन होगी? कमांड ऑब्जेक्ट से, ठीक है सर एक चीज़ पूछनी है। जी। सर जो अभी आपने एसक्यूएल सर्वर 2012 ओपन किया है, जी। लास्ट टाइम सर ये तकरीबन आज से 6 साल पहले मैंने 2019 जब यूज़ कर रहा था, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये बेसिकली एसक्यूएल सर्वर का जो यूज़र नहीं, एक यूज़र तो बिल्ट इन बना होता है ना, ऐसे जो विंडो ऐसे पे यूजर आपका होता है, शो वो है। बना होता है। ऐसे जी, यूजर जो होता है वो बना होता बेसिक है। हाँ जी, लेकिन मैं समझ ऐसे को गया सर। नॉर्मली आप यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसे लेकिन सर आपका मैं ये समझ लें। जी जी। जब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि 2019 में इश्यू क्या आता है कि बेसिकली कोई यूज़र शो ही नहीं करता। तो उसके लिए आई डोंट नो कोई हमने अलग से सॉफ्टवेयर या वो इंस्टॉल की थी। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ इंस्टॉल की थी। तो सर इस पर वो काइंड ऑफ टेक है क्योंकि हम जितना लेगेसी अगर यूज़ करते हैं इसके सर्वर तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि 2012 में ये इश्यू नहीं आता, लेकिन 2019 में इश्यू आता है कि आपका यूज़र शो ही नहीं करता ये सिस्टम। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, वो आपके सिस्टम में उस टाइम इंस्टॉलेशन में कोई ना कोई मसला हो सकता है हुआ हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं वो कोई मसला हुआ होगा, ऐसा होना सर नहीं ये चाहिए वैसे। मेरे सिस्टम में नहीं था, मैक्सिमम कोर्स में जितने भी थे ना, जितने भी बच्चे, उन तमाम के मतलब सिस्टम में यही इशू आ रहा था कि 2019 बेसिकली यूजर्स को नहीं उठा रहा था। कहाँ पे शो नहीं कर रहा था ये? हेलो जी भाई, कहाँ कहाँ पे शो नहीं कर रहा था यूजर्स को? सर जब आप ये 2000 एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहे हैं ना, तो हाँ। वहाँ पे यूजर शो नहीं करता। अच्छा चलें, वो तो देखना पड़ेगा ना, उसका क्या स्पेसिफिक क्या इशू है, वो तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो हो जाता है, इसमें तो हो जी जाता है। सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, 2012 में शो होता है, लेकिन हम्म, 2019 के अंदर ये इशू करता है। ये देखिए यहाँ पे तो हो रहे यूजर्स बिल्कुल शो। सर, मैं ये कह रहा हूँ ना, यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन 2019 के अंदर ये नहीं करता। वो तो देखना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे कुछ नहीं कह सकता, देखना पड़ेगा कि क्या इशू है वहाँ पे, ठीक है। ओके सर, मैं दोबारा इंस्टॉल 2019 करता हूँ ना, दिन अगर इशू है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो आपका वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था जब आप यूज कर रहे थे? सर वो हुआ था, लेकिन सर वो इशू रिजॉल्व कर लिया था, लेकिन वो आज से 1.5 साल पहले किया था, तो अभी याद नहीं है। मैं चलें इसलिए कह ठीक रहा है, हूँ कि देख अगर लेंगे आपको उसको, पता हो या मैं आपसे पूछ लूँगा। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद कमांड बनाते हैं हम। कमांड में वही कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। असल में मेरी तो रिक्वायरमेंट भी यही थी कि मुझे 2012 चाहिए था। मेरी वर्क रिक्वायरमेंट ये थी कि 2012 चाहिए मुझे, तो क्योंकि प्रोडक्शन पे यही सर्वर था, इसलिए मैंने यही वाला इंस्टॉल किया हुआ है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। और इसमें मेरे ये यूज़र भी बने हुए हैं जो मैंने उसमें यूज़ करने होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डाटा रीडर। डाटा रीडर मैंने आपको बताया है कि जब आप डाटा रीडर में गेट करते हैं डाटा, तो वो स्ट्रीम ऑफ डाटा की फॉर्म में आता है, ठीक है। इसमें यूजली सिलेक्ट स्टेटमेंट डाली जाती है, ठीक है। और ये फास्ट फॉरवर्ड ओनली स्ट्रीम है, ये बात याद रखने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि सिक्वेंशियल फॉर्म में ही डाटा ये रिट्रीव करेगा, ठीक है। रैंडमली आप गेट नहीं कर सकते, सिक्वेंशियल फॉर्म में ही, फॉरवर्ड फॉर्म में ही आप डाटा गेट करते हैं इसमें। अच्छा, अब डाटा सेट क्या चीज़ है? इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको मेरे ख्याल से बाद में देख लेते हैं, पहले एसक्यूएल डाटा रीडर को हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है, ठीक है। इसका कोड करके देख लेते हैं पहले कि ये कैसे यूज होता है। अच्छा, ये मैंने खोल ली विंडोज ऑथेंटिकेशन से। यहाँ पे डेटाबेसेस में मैंने एक डेटाबेस बनाई थी, स्टूडेंट्स डेटाबेस, ये, ठीक है। इसमें मैंने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट का। इसमें कुछ डाटा इंसर्ट किया था शायद, हाँ, कुछ डाटा है इसमें, ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसको फिलहाल कंसोल एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं।
अच्छा, सबसे पहले क्या चीज बनानी होती है हमने? कनेक्शन। एरर देगा, इंपोर्ट करें यूजिंग system.data.sql client। ठीक है, कनेक्शन में मैंने बताया आपको कि इसकी डिटेल्स जाती हैं कि कनेक्ट कैसे करना है, यानी कि लोकल, यानी कि ये लोकल डेटाबेस है, यहाँ पे आईपी जाता है यूजली, अगर आप कहीं और आपकी डेटाबेस है लैन में। इनिशियल कैटलॉग, इसमें जाती है हमारी डेटाबेस नेम है स्टूडेंट्स डीबी। फिर एक चीज जाती है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या चीज होती है? पहली दो तो समझ आ गई कि एड्रेस डेटाबेस का और डेटाबेस का नाम है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ये होती है कि आपने लॉगिन किस फॉर्म में करना है, विंडोज ऑथेंटिकेशन या एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, एसएसपीआई में लॉगिन करेंगे हम, या इसको ट्रू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पता लगता है उसको कि ये विंडोज ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम? कनेक्शन बना लिया, इसके बाद कमांड बनाते हैं। और इस कमांड में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कनेक्शन को ओपन भी करना है। ठीक है, कनेक्शन ओपन करना है, फिर कमांड बनानी है, उसमें क्यूरी जाएगी और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जाएगा। कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर रिटर्न क्या करता है? एसक्यूएल डाटा रीडर। ठीक है, अब मैंने बताया ये स्ट्रीम की फॉर्म में है। रीड करेंगे, जब तक ये रीड कर रहा है तब तक क्या करना है हमने? कंसोल डॉट राइट लाइन RDR नेम प्रिंट कर लेते हैं। सर एक चीज करें सर, आपने जी, जो कनेक्शन करी डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल लिखा हुआ है, बेसिकली आपने ये विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज की हुई है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज की हुई है? डेटा सोर्स इज इक्वल टू लोकल का मतलब ऑथेंटिकेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि डेटा सोर्स क्या है, आपकी डेटाबेस कहाँ पे है। लोकल का मतलब है सर लोकल सिस्टम में। ठीक है इसकी जगह पे सर, ये आईपी मैंने लिख सकते हैं आप, अगर कहीं और है। सर मैंने उसके अंदर ना चैट के अंदर एक भेजा है डेटा सोर्स इक्वल टू आगे डेस्कटॉप का नाम था। उसमें तो सर हमने ये किया था कि बेसिकली हमारा एक डेस्कटॉप का नाम था, ठीक है, उसका एक पासवर्ड था। तो हमने जिस कनेक्शन मतलब जिस लॉगिन के थ्रू हमने कनेक्शन किया था ना एसक्यूएल के अंदर, हम जी जी, बेसिकली यहाँ पे वो नेम पास कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा फिर अगर हम वो उस नाम के थ्रू कनेक्शन कर रहे हैं तो? दोबारा बताएं क्या किया था? सर मैं अगर आपको पूरी लाइन कॉपी करके दिखा दूँ अपनी जो मेरे पास ऑलरेडी की हुई है, आप चैट में जरा चेक करें सर, थैंक यू।
सर अगर चैट में चेक कर लें काइंडली तो। हाँ नजर जी, आ रही है आपको? हाँ जी। तो ये मैंने चलिए आपको फिर। बताया कि डाटा सोर्स में जाता है, सोर्स के कहाँ पे आपकी डेटाबेस है, लोकल है तो लोकल हो जाएगा, ठीक अगर है, कहीं और है तो आईपी हो जाएगा। आईपी या मशीन नेम भी हो सकता है, ये मशीन नेम है ना, ठीक है। मशीन नेम लिखने का मतलब यही है कि नेटवर्क पे ये मशीन है, ठीक है। मशीन ठीक है नेम भी सर। लिख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सही मशीन है सर। नेम लिख सकते हैं या आईपी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओके। सिक्योरिटी यूज हो रही है यानी कि ऑथेंटिकेशन, वो यूज विंडोज ही हो रही है, विंडोज सिक्योरिटी ही यूज हो रही है, विंडोज ऑथेंटिकेशन। इंटीग्रेटेड ठीक है। सिक्योरिटी ट्रू का मतलब भी यही है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एसएसपीआई का मतलब भी यही है, ठीक है। ठीक है सर। जब आप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फॉल्स करते हैं और यूजर नेम और पासवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग में। ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, बिल्कुल। इसके अंदर आप यूजर नेम और पासवर्ड भी पास करते हैं फिर, जी ठीक है। बिल्कुल पता सर। ओके, ओके सर। ठीक है। अब इस रीडर से मैंने नेम गेट कर लिया, जब तक ये रीड करता रहेगा हर रो के लिए नेम मैं गेट करता रहूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको ट्राई कैच में डाल लेते हैं हम। सर एक लास्ट चीज पूछ सकता हूँ काइंडली? जी, सर ये आपने ASPX का पेज बना के उसके बैक एंड पे व्यू कोड करके कोड लिख रहे हैं या डायरेक्ट CS की फाइल बना रहे हैं? आपने देखा नहीं शायद, मैंने तो कंसोल एप्लीकेशन बनाई है। अच्छा। सॉरी मैंने असल में उसका शुरू में देख नहीं सका, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। आप लेकिन उनके बैकएंड कोड में भी कर सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन के या एएसपी के। एएसपी तो वैसे हमने पढ़ी ही नहीं है, तो उसमें आप जाए ना अभी। जी बिल्कुल ठीक है सर। बेसिकली मेरे पास तो वो उसी में था ना, उसके इसके CS से पहले ASPX लिखा होता, तो मैं वो डिस्कनेक्ट हो रहा देख नहीं सका कि आपने फाइल क्रिएट किस तरह की है, उस वजह से पूछा सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने डाटा रीडर को क्लोज करना है फाइनली में, और कनेक्शन को भी क्लोज करना है। ठीक है, चला के देख लेते हैं इसको, कंट्रोल F5। ठीक है, दोनों नाम प्रिंट हो गए। इसके अलावा आप ये भी काम कर सकते हैं कि ये नेम आप नहीं पास करना चाहते, आपको कॉलम के नेम्स नहीं पता, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वन इंडेक्स पे जो भी कॉलम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। 0 करेंगे तो आईडीज आ गए, 2 करेंगे तो थर्ड कॉलम वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ईमेल्स आ गए। ये काम भी आप कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, ये तो हो गया सिलेक्ट की स्टेटमेंट। अब अगर आपने सिलेक्ट नहीं करनी, अपडेट करनी है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बदल देता हूँ इस क्यूरी को, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू where id is equal to 1, ठीक है। अच्छा, ये कमांड है, कमांड के बाद अब ये एग्जीक्यूट रीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ठीक है। नॉन क्यूरी रिटर्न क्या करता है, नंबर ऑफ रोज, इंट रिटर्न करता है। ये देखें आप डिस्क्रिप्शन में, इंट रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज जो इफेक्ट हुई हैं इस अपडेट की क्यूरी के रिजल्ट में। तो यहाँ पे इंट कर देते हैं, और नल भी नहीं जा सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसमें 0 कर देंगे। ये भी नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते।
रोज प्रिंट कर देते हैं कितनी इफेक्ट हुई है, सिर्फ ये कर देते हैं। ठीक है, इस वाले का नेम इमरान का चेंज करके खुर्रम कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी से। ठीक है, रोज अपडेटेड कितनी है 1, यहाँ 1 आ गया लिखा हुआ, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे इसको क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये हो गया खुर्रम। ठीक है, तो आपने जब अपडेट करना है या इंसर्ट करना है तो आपने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी यूज करना है। ठीक है, डिलीट में भी यही करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी यूज करना है, जिसमें नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड रिटर्न होता हो, वो वाली सब क्यूरीज के लिए आपने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करना है। ठीक है, अपडेट इंसर्ट डिलीट में नंबर ऑफ रोज बताता है वो कितनी चेंज हुई है, इंसर्ट तो नहीं करता, सिलेक्ट तो नहीं करता ना, डाटा तो नहीं लेके आता ना, तो इसलिए नॉन क्यूरी। ठीक है, अच्छा अब आगे डाटा सेट क्या चीज है, इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जी, नॉन क्यूरी का दोबारा बता देंगे, जो नॉन क्यूरी का अपना दोबारा बता दें बताएंगे। नॉन क्यूरी रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, यानी कि आपकी क्यूरी के रिजल्ट में कितनी रोज अफेक्ट हुई हैं। जब आप इंसर्ट करते हैं डाटा तो तब भी यही रिटर्न होता है कि 1 रो इंसर्ट हो गई है, 2 रो इंसर्ट हो गई हैं। ठीक है, जब अपडेट करते हैं तब भी यही रिटर्न होता है कि 1 रो अपडेट हो गई है, डिलीट करते हैं तब भी रोज रिटर्न होती हैं कि इतनी रोज डिलीट हो गई हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ओके सर। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी के रिजल्ट में आपके पास नंबर ऑफ रोज नहीं आती बल्कि सारा डाटा आता है। ठीक है, जब सारा ओके डाटा आना हो तब आप एग्जीक्यूट रीडर यूज करेंगे, और जब नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड आनी हो, अपडेट इंसर्ट और डिलीट, तब आप एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करेंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा आगे अब डाटा सेट क्या चीज है, डाटा सेट क्या चीज है, मैंने अभी थोड़ी पहले बताया भी है, थोड़ा सा कोई बता सकता है। सर डेटा सेट ये ना बेसिकली जो पूरा कॉलम रो सबको एक मतलब एक तरह का टेबल ही आपके पास गेट करके ले आएगा, बनिस्बत एक रो उठाएगा या एक कॉलम खानी जगह आपके पास एक टेबल ही पूरा क्रिएट वो ले आता है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो। अच्छा और कोई, और सर आपने कहा इसके लिए डेटा अडेप्टर हम यूज़ करेंगे जब हमें डेटा सेट यूज़ करना होगा। हाँ जी ठीक है। अच्छा डाटा सेट हमारा टेबल नहीं है, आप ये समझ लें हमारी एक इन मेमोरी डेटाबेस है। ठीक है, इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है या डेटाबेस है। एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंटेन मल्टीपल डाटा टेबल, ये दूसरा बुलेट लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीपल डाटा टेबल ऑब्जेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, स्टूडेंट का टेबल भी हो सकता है, आप गेट करके ले आए डाटा सेट में, और इसके अलावा एम्प्लॉय का टेबल भी, 2 टेबल्स आप एक डाटा सेट में गेट करके ले आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, specially designed to help manage data in memory and to support disconnected operations on data। ये याद रखने वाली बात है कि ये इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इन मेमोरी डाटा है, और ये डिस्कनेक्टेड ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, ताकि आपने जो भी डाटा में इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है उस वो डाटा सेट में होगा, डेटाबेस में नहीं होगा। डेटाबेस डाटा सेट में सारे चेंजेस होते रहेंगे, अपडेट इंसर्ट डिलीट 10-15 ऑपरेशन आपने कर लिए, उसके बाद आप वन सिंगल ऑपरेशन कमांड से ये सारा डाटा सेट डेटाबेस में आपने सेव कर देंगे। ठीक है, ठीक है समझ आई ये बात। अब डाटा सेट एक डाटाबेस की तरह है लेकिन इन मेमोरी डाटा है ये। ठीक है, और ये डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन हमें सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल डाटा टेबल्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि डेटाबेस से गेट करके इस डाटा सेट को फिल करें, या आप ये भी कर सकते हैं कि कोड से खुद ही एक डाटा सेट बना लिया, उसमें डाटा टेबल्स बना लिए, और खुद ही कोड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोड से बनाने का हमें यूजुअली इतना फायदा नहीं होता क्योंकि वो डेटाबेस में तो है नहीं टेबल, तो डेटाबेस में आप सेव तो कर नहीं सकेंगे, आपको डेटाबेस में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डाटा सेट को डेटाबेस के साथ यूज नहीं करना चाह रहे, वैसे किसी पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं डाटा सेट। ठीक है, मेमोरी में डाटा सेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड बाय ऑल ऑफ द डाटा प्रोवाइडर्स। ठीक है, जितने भी डाटा प्रोवाइडर्स हैं, OLEDB, ODBC, SQL का, सारे डाटा प्रोवाइडर्स डाटा सेट को यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है। जैसे हमने डाटा रीडर के बारे में देखा, वो था SQL डाटा रीडर,
जैसे मैंने कोड में आपको दिखा दूं, कनेक्शन है तो एसक्यूएल कनेक्शन, कमांड है तो एसक्यूएल कमांड, रीडर था तो एसक्यूएल डाटा रीडर था, ठीक है। एसक्यूएल की प्रीफिक्स है इनके साथ, लेकिन डाटा ऑब्जेक्ट के साथ, डाटा सेट के साथ नहीं है, क्योंकि ये सारे ही यूज करते हैं तो कॉमन ही चीज है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, मेमोरी में ही रखनी है, एसक्यूएल से स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। when we require read only access or rarely make changes to the data, ठीक है। SQL डाटा अडॉप्टर हमारा डिस्कनेक्टेड मोड में हम यूज करते हैं, ये जब डाटा को ले आता है, ठीक है, इन मेमोरी में डाटा पड़ा है, उसके बाद जब तक आप उस डाटा सेट को सेव नहीं करते तब तक वो इन मेमोरी में पड़ा रहेगा, सारे चेंजेस इन मेमोरी होते रहेंगे, ठीक है। अगर किसी और थ्रेड ने या किसी और एप्लीकेशन ने डेटाबेस रीड की तो वो तो पुरानी डेटाबेस ही रीड करेगा, उसके पास तो वो चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। किसी और प्रोसेस ने, किसी और थ्रेड ने एक्सेस की तो वो पुरानी डेटाबेस ही उसके पास आएगी। तो इसलिए हम एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमने रेयरली चेंजेस करने हो डाटा में, कम कोई कभी कभी चेंजेस करने हो तो तभी हम ये यूज करते हैं, ठीक है। या फौरन अपडेट करना हो डाटाबेस में, ठीक है, या रीड ओनली एक्सेस चाहिए हो हमें कि सिर्फ रीड ही करना है, अपडेट नहीं करना, तब हम ये एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर यूज कर लेते हैं, या रेयरली, ठीक है, ये बात याद रखें। and want to minimize the database calls and caching of data, ठीक है। database calls को आपने minimize करना हो कि बार बार अपडेट नहीं करूंगा, सारी डाटा सेट में चेंजेस करने के बाद एक ही बार अपडेट करूंगा, ठीक है। we use SQL data adapter that helps us in managing the data in disconnected mode, ये हमें पता है कि डिस्कनेक्टेड मोड में यूज करेंगे हम। और लास्ट बुलेट भी हमें पता है कि फिल्स इन अ डाटा सेट, ये डाटा अडॉप्टर क्या करता है, डाटा सेट को फिल कर देता है जो कि मेमोरी में होगा, ठीक है। and writes back in a single batch while writing back to the database, single batch operation में वो write कर दिया जाएगा सारा database में जो भी changes होंगे। इसमें भी connection का reference जाता है and open and close it automatically, ये यहाँ पे important बात है कि ये SQL data adapter क्योंकि data set fill करता है और disconnected mode में है तो fill करने के बाद ये खुद ही close हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले SQL डाटा रीडर ये क्लोज किया था, ठीक है। सिलेक्ट की स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा से लेके आऊं, ये इसमें यहाँ पे मैंने SQL डाटा रीडर को क्लोज किया है, ये हमें अडॉप्टर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक डिस्कनेक्टेड मोड में होता है, तो वो खुद ही डाटा लाने के बाद क्लोज कर देता है, ठीक है। Additionally, the data adapter contains command object references for select, insert, update, delete operations on the data, ठीक है। इसमें हम select की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद insert, update, delete की हमें स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम एक सही तरीके से इसको यूज करें, ठीक है। वो तरीका हम देखेंगे अभी कोड में। तो हमें ये इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन होगा, बस फंक्शन कॉल करेंगे, वो सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। ये एसक्यूएल अडॉप्टर है, बीच में जो डेटाबेस से डाटा लाकर डाटा सेट में फिल करता है, और डाटा सेट में मल्टीपल डाटा टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, ऊपर वाला डाटा रीडर है, कनेक्शन कमांड के बाद डाटा रीडर आता है जो कि हमारा डाटा फ्रंट एंड पे दिखा देता है, दैट्स इट। ASPX पेज भी हो सकता है, विंडोज फॉर्म भी हो सकता है, बस वो फ्रंट पे दिखा देता है। नीचे वाला डाटा अडाप्टर है, कनेक्शन के बाद डाटा अडाप्टर डाटा सेट फिल करता है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि मल्टीपल डाटा टेबल्स हो सकते हैं, फिर आप उस डाटा सेट से आगे डिस्प्ले करते हो फ्रंट एंड पे। अच्छा, ये भी वही है, डाटा अडाप्टर से अगर शुरू करें देखना इस डायग्राम को, तो डाटा अडाप्टर डाटा सेट फिल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट भी आप कर सकते हो डाटा अडाप्टर के थ्रू वो डाटा सेट, जब अपडेट करते हो तो एरर्स भी आ सकते हैं, एरर की कलेक्शन रिटर्न कर देगा इन दैट केस। अदरवाइज इसमें ये सारी कमांड्स बन जाती हैं, सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की कमांड्स बन जाती हैं जो कमांड्स आप रन कर सकते हो। कमांड्स में पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उस कमांड के नीचे कनेक्शन होगा और डाटा सोर्स हमारी डेटाबेस है। ये कुछ नेम स्पेसेस हैं,
एसक्यूएल कमांड कनेक्शन, ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शन एरर, ये सब जो नीचे वाली क्लासेस हैं, ये सब पहली वाली इस नेम स्पेस में है, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इस वाली नेम स्पेस में नीचे वाली सारी क्लासेस हैं। तो एक अगर आप ये इंपोर्ट कर लें तो काम चल जाता है। ये हमने देखा भी है कि इंपोर्ट हमें एक ही बार करना पड़ा एसक्यूएल डाटा रीडर के लिए। चलें फिर इसको कोड करके देख लेते हैं, लेकिन 2-3 मिनट ही हैं। चलें फिर एक काम करते हैं हम, आसान वाला तरीका, इसको क्लोज कर देते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, और ये मैं बना लेता हूँ विंडोज फॉर्म एसक्यूएल डाटा। सर पहले कंसोल एप्लीकेशन बनाई थी आपने यहाँ से? एक मिनट सर लास्ट टाइम जो आपने फाइल क्रिएट की है वो सर वो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था आपने? हाँ जी, यहाँ से मैंने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट की थी। ठीक है सर। वो मैंने सिर्फ इसलिए सेलेक्ट की थी ताकि इजीली वो जल्दी से मैं रन करके दिखा दूं, मुझे ठीक है कोई सर, समझ आ गई। इंटरफेस वगैरह ना बनाना पड़े, कुछ ना बनाना पड़े, जल्दी से हम वो कोड रन कर सकें। ठीक वैसे है आप सर। डाटा रीडर को विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये डेटाबेस ADO.net जो है, ये आप कंसोल पे भी यूज कर सकते हैं, विंडोज फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और वेब की जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। को चिल्ला रहा था। यहाँ पे अब मैंने डाटा अडॉप्टर में आपको एक और कंट्रोल दिखाना है, इसलिए मुझे ये बनानी पड़ी। डाटा ग्रिड व्यू, हमने काफी सारे कंट्रोल्स में एक चीज देखी थी कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है बाइंड का। यहाँ पे ये इस छोटे से एरो पे आप जाएं तो यहाँ पे ये हमारे पास बाइंड का ऑप्शन भी होता है। इसमें बाइंडिंग करके देखते हैं हम। चूज डाटा सोर्स, यहाँ पे मैं जाऊंगा ऐड प्रोजेक्ट डाटा सोर्स। यहाँ से एक डायलॉग आ जाएगा डाटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। इसमें डाटाबेस सेलेक्ट करना है पहले, फिर डाटा सेट सेलेक्ट करना है कि डाटा सेट में के थ्रू आए। फिर उसके बाद ये मेरे कुछ कनेक्शन बने हुए हैं, लेकिन मैं एक नया कनेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कनेक्शन कैसे बनाना है। न्यू कनेक्शन करूंगा, सर्वर नेम, ठीक है। सर्वर नेम अगर मैं यहाँ से देखूं, ये मेरा सर्वर नेम है एसक्यूएल में लिखा हुआ, या फिर अगर मैं दोबारा कनेक्ट करूं तो ये लिखा हुआ है सर्वर नेम, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करनी है। अब ये यहाँ पे नीचे कह रहा है कि डेटाबेस नेम बताएं। अगले सेशन में ज्वाइन करते हैं, मेरे ख्याल से ये सेशन खत्म होने वाला है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर।